कृष्णम वंदे जगत गुरुम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए बहुत ही शानदार कहानी के साथ कि शहर और गांव में किस प्रकार से अंतर और मतभेद पैदा हो रहा है, सुकून आदमी कहाँ महसूस कर रहा है और सुकून कहाँ मिल रहा है, इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सारी सूचनाएं आवश्यक रूप से मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। महेश जी और सरला अपने छोटे बेटे के साथ शहर में नौकरी करते थे और अपने आनंद के साथ जीवन गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, महेश जी घर आते ही बेटे ने कहा, वर्मा अंकल आर्टिगा गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 17 लाख की गाड़ी खरीदी है और वो भी कैश में खरीदी है। महेश जी हाँ हूँ करते रहे। आखिरकार पत्नी का धैर्य जवाब दे ही गया और कहने लगी, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो, हमें तो अच्छा नहीं लगता। सभी लोग गाड़ी से आते हैं और तुम बाइक चलाते हुए वहाँ पहुँचते हो, कितना ख़राब लगता है। तुम्हें लगे न लगे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। महेश जी धीरे से कहते हैं, देखो, घर की किश्त और बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी ले लें। फिर आगे भी बहुत खर्चे हैं, उन्हें भी पूरा करना है। महेश जी की पत्नी कहने लगी, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक़ पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह वाले लोग भी स्कॉर्पियो गाड़ी में चलते हैं, तुम जाने कहाँ पैसे फेंक कर आते हो। पत्नी ज़ोर से तमतमाई। महेश जी बोले, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में ही देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है, मुझे क्या पता। उनकी पत्नी कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती। तुम ऐसा करो, गांव की ज़मीन बेच दो, यही वो समय है जब घूम घाम लेंगे, थोड़ा ज़िंदगी का आनंद ले लेंगे। मरने के बाद क्या ज़मीन को साथ लेकर जाएंगे? क्या करोगे उस ज़मीन का? मैं कह रही हूँ, कल गांव जाकर उसका सौदा तय करके आओ, बस। उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। महेश जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, लेकिन आपको मुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। सरला ने खुशी खुशी अपनी सहमति जताई। जैसे ही सहमति जताई, शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सरला जल्दी ही गाड़ी लेने वाली है। अगले दिन सुबह महेश जी और सरला गांव पहुंचे। गांव में उनके बड़े भाई नरेश का परिवार था। चाचा को आते देखकर बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने के लिए कहा और बोले, चाचा, माँ यहीं आ रही है। तब तक महेश जी की भाभी लोटे में पानी लेकर वहाँ आई और दोनों के जूड़ उतारने के बाद बोली, लाला, अब आओ, घर चलते हैं। बहुत दिन बाद वे लोग गांव आए थे। एक कच्चा घर था जो भी एक तरफ से गिर गया था। एक छप्पर पोश में 2 गायें बंधी हुई थी, लेकिन बच्चों ने आसपास फुलवारी लगा रखी थी, थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सरला को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया था। भाभी ने अंदर बुलाया, लेकिन बोली, यहीं बैठेंगे। वहाँ पर रखी हुई खाट पर बैठ गए। महेश जी के भाई नरेश जी कथावाचक थे, गांव में कथा कहते थे। एक बालक भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वे राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा। सुनते ही नरेश जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उनका गला अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते हुए बोले, आज भरत वन से आया है, राम की नगरी में, अपने भाई के लिए। श्रोतागण इसको समझ नहीं सके कि महाराज आज यह उल्टी बात क्यों कह रहे हैं। नरेश पंडित जी बोले कि मैं घर जा रहा हूँ। उन्होंने अपना झोला उठाया और नारायण को विश्राम दिया और घर की ओर चल पड़े।
महेश जी ने जैसे ही देखा कि भैया आ रहे हैं वह दौड़ पड़ा। नरेश जी के हाथ से झोला छूट गया और दोनों भाई गले मिलकर बुरी तरह से आंसू बहाने लगे। लिपट लिपट कर रो रहे थे और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत ही अनोखा सीन था वह। सरला की भी आंखें उस दृश्य को देखकर नम हो गईं। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ जी के पैर छुए। पंडित जी के मांगल्य और वात्सल्य शब्दों को सुनकर वह अंतरात्मा तक भर गई थी, क्योंकि दोनों सील पैक्ड कमरों में रहने के अभ्यस्त थे। आँखों के सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल को देखकर वह सम्मोहित सी हो रही थी। लेकिन आर्टिगा का चित्र बार बार उस सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती कि यह खेत कितने में बिक जाएगा। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य रामचरितमानस का पाठ बच्चों को सुनाया करते थे। लेकिन आज घर में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। मानस पाठ में अयोध्या कांड चल रहा था। मंथरा कैकेयी को समझा रही थी भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान सरला असहज होती जाती थी, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। नरेश जी ने पोथी को रख दी और गांव देहात की समसामयिक बातों पर चर्चा करने लगे। सरला को इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है। नरेश जी ने सिर हिलाते हुए कहा, एक हिस्सा परती पड़ा है। सरला को लगा बात बन गई। उसने कहा, क्यों ना उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का करवा लें। नरेश जी एकदम अचकचा गए। बोले, बहू, ये दूसरी गाय देख रही हो ना, दूध नहीं देती, लेकिन इसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं। इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस परती खेत में हमारे पुरखों का जांगर लगा है। यह विरासत है हमारी। विरासत को कभी खरीदा और बेचा नहीं जाता। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गईं। कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपनी मही माता को बचा रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए हैं। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजदूरी कर रही है या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गई है। तुम अपनी ज़मीन पर बैठी हो इन खेतों की रानी बनकर। इन खेतों की सेवा यदि ठीक से हो जाए तो कैसे माता मिट्टी से सोना देती है। शहर में जो हर लगा हुआ है बेटा, वो सब कुछ हरने पर तैयार है। यहाँ तक कि संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ हर सकता है। आज तुम लोग आए तो ऐसा लगा मानो मेरा गांव शहर को हराकर वापस गांव में आया है। शहर को जीतने नहीं देना है बेटा। शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहां भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे छोड़कर वापस अयोध्या ही आए थे। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से नरेश जी की पत्नी आई और सरला को अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती हुई खुशबू सरला को बहुत ही प्रिय लग रही थी। नरेश जी की पत्नी ने एक पोटली सरला के सामने रख दी और बोली, मुझे लाला ने बता दिया था, इसे ले लो
और देखो, इससे कार आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच दें। सरला मुस्कुराई और बोली, विरासत कभी बेची नहीं जाती है भाभी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही हूँ, इसलिए मैं विरासत को कभी समझ नहीं पाई। अब यही खेत से सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीदकर आप दोनों को तीरथ पर ले जाएंगे। कहते हुए सरला रो पड़ी और नरेश जी की पत्नी से, अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगी। दोनों बहनें रोने लगी। बरसों बरस की कालिख धुल गई। अगले दिन जब महेश जी और सरला शहर जाने को हुए तो सरला ने कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे, उससे इस खाली पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाएंगे। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। नरेश जी सोचने लगे, शहर हार गया, जाने कितने बरस बाद गांव अपनी विरासत को मिले। इस मान पर गर्वित हो उठे। तो मित्रों, आज वास्तविकता में ये देखने में आ रहा है, लोग अपनी विरासत को बेच कर गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। चाहे वो किसी मल्टी में एक छोटा सा फ्लैट ले लेंगे, लेकिन बड़े गर्व के साथ कहेंगे, हम फला बड़े शहर में रह रहे हैं और बड़े शान से रह रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी वास्तविक ज़िंदगी, जो कि एक गाँव की ज़िंदगी है, खुली आबो हवा, वहाँ का प्रेम, वहाँ का शुद्ध दूध, पानी, हवा, अन्न, सब कुछ शुद्ध मिलता है, उसको छोड़कर जब आदमी शहर में जाता है तो उसका वहाँ सामंजस्य बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपने ही लोगों की जिद के कारण उसे वहाँ जाना पड़ता है और वह उस जीवन से समझौता कर लेता है और समझौता करके धीरे धीरे वह अपने अंतिम समय की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि वह अपनी आगे की जनरेशन के साथ समझौता करके और अपने आप को समर्पित कर देता है। तो मित्रों, कभी भी विरासत को बेचने का मौका मिले या कुअवसर प्राप्त हो तो एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि किसी ने उस विरासत को बनाया था और विरासत को बनाकर वह आपके लिए छोड़कर गया था। यदि आप उसको बेचते हैं तो यह आपकी कमी है। अरे, आप उस विरासत में कुछ और खरीद कर बढ़ाएँ, उसको घटाएं नहीं। एक छोटी सी घटना है कि एक सेब का व्यापारी किसी सेब के खेत वाले के पास गया था। उससे पूछा, आपके पास कितने खेत हैं? वो बोला, 4 हैं। वो कहने लगा, आप इसको बेचेंगे कि नहीं? अभी नहीं बेचूंगा। तो पूछने लगा, पहले कितने खेत थे? तो वो कहने लगा कि पहले मेरे पास 6 खेत थे। वो बोला कि अब कितने रह गए? कि अब 4 रह गए हैं। बाकी के कहाँ गए? कि बेच दिए। तो व्यापारी कहने लगा कि भैया, ये खेत फिर आपके कहाँ से हुए? 6 खेत आपको आपके पूर्वज विरासत में छोड़कर गए थे, आपने उनमें से 2 घटा लिए और आपके पास 4 बचे हैं। हो सकता है धीरे धीरे समय के साथ साथ ये 4 भी नहीं बचें। इसलिए दोस्तों, मेहनत करें, प्रयास करें और अपनी विरासत को बेचने या घटाने की बजाय उसको बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे आपकी अगली पीढ़ी ये कह सके कि ये हमारी विरासत है, इसे हम सहेज कर रखेंगे। तो दोस्तों, मेरे कुछ शब्द जो मैंने इस वीडियो में आपको प्रस्तुत किए हैं, निश्चित रूप से आपको पसंद आए होंगे। आप जो चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।